अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 17 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। और क्वेश्चनर डिज़ाइन हम पढ़ रहे हैं। इसका 5th पार्ट जो है वो इस लेक्चर में आएगा। और इससे पहले हम इसके 5 स्टेप्स पढ़ चुके हैं। यहाँ से ऑनवर्ड्स हम स्टेप 6 को शुरू करेंगे। हम आते हैं क्वेश्चनर डिज़ाइन के स्टेप 6 की तरफ। और इसमें हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं उनकी वर्डिंग आप किस तरीके से चूज़ करेंगे। वर्डिंग को चूज़ करने से पहले हमें जो इशू है उसको प्रॉपरली डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे पास 6 W's जो है वो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जो कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, ये 6 W's हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी रिस्पोंडेंट से ये सवाल पूछते हैं कि विच ब्रांड ऑफ बाथ सोप डू यू यूज़, तो इसमें जो इशू है वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। ऑल्दो ये देखने में, सुनने में एक बड़ा वेल डिफाइंड और लॉजिकल क्वेश्चन लगता है, लेकिन जब हम इसे जो W's हैं इसके फ्रेमवर्क के साथ देखेंगे तो ये एक इनकम्प्लीट जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। तो इशू को पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए इस सवाल को किसी और तरीके से पूछना पड़ेगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये सवाल इनकम्प्लीट कैसे है। तो सबसे पहले तो जो W है डेट इज़ हु, और हु से मुराद है रिस्पोंडेंट। अब इस सवाल में ये क्लियर नहीं है कि जिस बंदे से हम सवाल पूछ रहे हैं क्या रिस्पोंडेंट सिर्फ वही है या उससे मुराद उसके तमाम घर वाले भी हैं जो सोप को यूज़ करते हैं। ये इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है। दूसरा है व्हाट, और इससे मुराद है ब्रांड ऑफ बाथ सोप। तो इस सवाल में ये क्लियर नहीं है कि अगर वो रिस्पोंडेंट या उसके घर वाले एक से ज़्यादा ब्रांड्स यूज़ करते हैं सोप्स के, तो उस सूरत में उसका जवाब क्या होगा। तीसरा जो W है वो है व्हेन। वो इस केस में अनक्लियर है बिकॉज के जो टाइम फ्रेम है वो मेंशन नहीं है। आपने उससे ये नहीं पूछा कि ये जो बाथ सोप यूज़ किया उसने वो मॉर्निंग की बात हो रही है या वो इस वीक की बात हो रही है या पिछले साल की बात हो रही है। टाइम फ्रेम जो है वो क्लियर नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। चौथा जो W है वो है वेयर, कि ये कहाँ पे इसके इस्तेमाल की बात हो रही है। क्या घर में इस्तेमाल की बात हो रही है, या जब वो जिम में जाता है तो वहाँ पे इस्तेमाल होने की बात हो रही है, या वो ट्रैवलिंग के दौरान रोड पे इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन को अगर हमने ज़्यादा क्लियर और स्पेसिफिक फॉर्म में पूछना है तो कुछ इस तरह की वर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। विच ब्रांड और ब्रांड्स ऑफ बाथ सोप have you personally used at home during the past month? In case of more than one brand, please list all the brands that apply. अब ये क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक है, बड़ा क्लियर है, और ये W's के फ्रेमवर्क को मीट भी करता है, क्योंकि यहाँ पे हैव यू पर्सनली यूज की जो टर्म है वो बता रही है कि जो रिस्पोंडेंट है वो एक ही है जिससे सवाल किया जा रहा है। और अगर एक या एक से ज़्यादा ब्रांड्स हैं उसके बारे में भी पता चल रहा है। फिर ये भी पता चल रहा है कि उसको कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, एट होम, और उसका जो टाइम फ्रेम है वो भी बताया गया है कि लास्ट मंथ में जो है वो सवाल उसके मुतालिक पूछा गया। तो ये जो क्वेश्चन है इसकी वर्डिंग हमारे जो फ्रेमवर्क है उसको मीट करती है। ये ज़्यादा इशू को जो है वो हाईलाइट कर रहा है। फिर बाज़ दफ़ा जब हम मुख्तलिफ वर्डिंग्स यूज़ करते हैं तो मुख्तलिफ जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो उसके मुख्तलिफ मीनिंग्स लेते हैं। जैसे आपने किसी से सवाल पूछा, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। अब यहाँ पे जो एम्बिग्विटी आ रही है रिस्पोंडेंट के लिए कि आप उसकी जो इमीडिएट फैमिली है जिसमें उसके बीवी और बच्चे शामिल हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, या एक्सटेंडेड फैमिली की बात कर रहे हैं जिसमें उसके भाई बहन भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं। तो ये इसमें क्लियर नहीं, लिहाजा ऐसे क्वेश्चंस को हमने अवॉइड करना है। ऐसे क्वेश्चंस को एम्बिगुअस क्वेश्चंस कहते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ। आप किसी से सवाल करते हैं, डू यू रेगुलरली सर्विस योर ट्रैक्टर। अब यहाँ रेगुलरली से मुराद वाज़े नहीं है, मुख्तलिफ रिस्पोंडेंट्स इससे मुराद मुख्तलिफ ले सकते हैं। कुछ के नज़दीक रेगुलरली से मुराद हफ्ते में एक बार है, और कुछ ये सोच सकते हैं कि साल में एक बार से मुराद रेगुलर है। तो आपको अपने जो क्वेश्चंस हैं उसकी वर्डिंग को बड़ा क्लियर बनाना पड़ेगा।
वरना ये एम्बिग्विटी क्रिएट करेंगे। सिमिलरली आप अगर किसी से क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ योर इनकम, तो ये भी एक एम्बिगुअस क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे वाज़ेह नहीं हो रहा कि आप उसकी आर्ली पे का पूछ रहे हैं या वीकली पे का पूछ रहे हैं, ईयरली पे का पूछ रहे हैं, टैक्स देने से पहले इनकम का पूछ रहे हैं या आफ्टर टैक्स इनकम पूछ रहे हैं, या टेक होम जो इनकम है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो आपको जो अपनी टर्म है उसको स्पेसिफिक बनाना चाहिए। अब ये तो एक अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल है, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखें तो हो सकता है कि एक आदमी की जो इनकम है उसके मुख्तलिफ सोर्सेज हों, और उसमें एक सोर्स सैलरी भी हो सकती है, एक सोर्स जो है उसका कोई बिजनेस भी हो सकता है, और एक सोर्स जो है उसने कोई घर रेंट आउट किया हुआ है, वहाँ से जो पैसे आ रहे हैं वो भी उसकी इनकम का हिस्सा है। तो आपको वाज़ेह करना पड़ेगा कि आप सिर्फ सैलरी के बारे में पूछ रहे हैं, आप सिर्फ बिजनेस इनकम के बारे में पूछ रहे हैं, या आप जो रेंट की फॉर्म में आ रही है उसके बारे में पूछ रहे हैं, या आप उसकी ओवरऑल इनकम के बारे में पूछ रहे हैं। एक और जो गलती होती है वो लीडिंग क्वेश्चंस को यूज़ करना होता है। लीडिंग क्वेश्चंस जो है वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिस्पोंडेंट को एक ख़ास डायरेक्शन की तरफ लेके जाते हैं कि उसने कैसे आंसर करना है। अब ये बायसनेस क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल आप सवाल पूछते हैं व्हाट डिड यू डिसलाइक अबाउट द प्रोडक्ट यू हैव जस्ट ट्राइड। तो सिंपली आपने कहा कि जो प्रोडक्ट आपने कंज्यूम की है, यूज़ की है, उसके बारे में कौन सी चीज़ें आपको पसंद नहीं। अब आपने जो रिस्पोंडेंट है उसको इस चीज़ का मौका ही नहीं दिया कि वो बता सके कि उसने वाकई किसी चीज़ को डिसलाइक किया भी है या नहीं। तो ये बायसनेस क्रिएट कर रहा है। जो इसमें बेहतर अप्रोच होगी, लेस बायस्ड अप्रोच होगी, वो ये है कि पहले आप उससे सवाल करें डिड यू डिसलाइक एनी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट यू हैव जस्ट ट्राइड। उसने किसी चीज़ को डिसलाइक किया भी है या नहीं, और यस या नो की फॉर्म में वो उसका जवाब दे। अगर उसका जवाब यस हो, सिर्फ उस सूरत में आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें व्हाट डिड यू डिसलाइक अबाउट द प्रोडक्ट। ये अब एक जेन्युइन क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि रिस्पोंडेंट ने पहले यस की ऑप्शन में बताया उसने क्या कुछ ना कुछ डिसलाइक किया है। क्या डिसलाइक किया ये अगले सवाल में आप उससे पूछेंगे। फिर ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी जो वर्डिंग है उसको सिंपल रखें। उसमें जो टेक्निकल टर्म्स हैं, ऐसी टर्म्स जो रिस्पोंडेंट समझ ना सकें, वो आप यूज़ ना करें। बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी है जो रिस्पोंडेंट्स को नहीं पता कि वो क्या चीज़ है, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है। जैसे एग्जांपल है कि अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्नैक्स फूड एडिक्वेट, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन एक मार्केटिंग की टर्म है, हो सकता है कि रिस्पोंडेंट को इसका मतलब ना पता हो, तो वो इसका जवाब या तो दे ना, या वो जो आंसर है वो गलत हो, तो मिसलीडिंग हो सकता है। उससे बेहतर है कि आप सिंपल और इजी वर्डिंग यूज़ करें जो उसे समझ भी आ जाए। आर स्नैक फूड ईजीली अवेलेबल व्हेन यू वांट टू बाय देम। तो ईजीली अवेलेबल एक डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे आपने वर्ड्स यूज़ किए हैं। ये आसानी से हर किसी को समझ भी आ जाएंगे, और इसका जो एक सही जवाब है वो मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, आपने अगर कोई इम्प्लाइड अल्टरनेटिव्स हैं तो उनको अवॉइड करना है। इससे मुराद ये है कि किसी क्वेश्चन में जो ऑप्शन आप दे रहे हैं उसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव्स बनते हों और आप वो शामिल ना करें, और ये समझ लें कि शायद उसको जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो खुद ही एज्यूम कर लेंगे, तो ये इम्प्लाइड अल्टरनेटिव्स कहलाते हैं। इनको हमने अवॉइड करना है। अगर कोई अल्टरनेटिव बनता है तो उसको हमने क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन करना है। अब ये जो अल्टरनेटिव्स हैं इनकी प्रेजेंस की वजह से या एब्सेंस की वजह से जो रिस्पॉन्सेज हैं उसमें बहुत फ़र्क आ सकता है। मिसाल के तौर पे आप एक क्वेश्चन पूछते हैं डू यू लाइक टू फ्लाई व्हेन ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस, यानी रिस्पोंडेंट जो है वो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और उन दोनों शहरों में फासला बहुत कम है। तो आपने सवाल किया कि जी क्या आप प्लेन के ज़रिए जाते हैं। अब यहाँ पे प्लेन के अलावा दूसरे ऑप्शंस भी हो सकते थे, लेकिन चूंकि आपने वो ऑप्शंस नहीं दिए तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो लोग जाते हैं दूसरे शहरों में वो इसका आंसर येस में देंगे, जो कि एक एग्जैजरेटेड आंसर होगा। जो सही सवाल पूछना चाहिए था वो ऐसे था
डू यू लाइक टू फ्लाई व्हेन ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस और वुड यू रेदर ड्राइव। अब जो लोग दूसरे शहरों में जाते हैं वो फ्लाई करते हैं तो फ्लाई वाली ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। जो बाय रोड जाते हैं, ड्राइव करके जाते हैं, तो वो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें आपको रिलेटिवली जो सही आंसर है वो मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक और एग्जांपल है पास्ता इन अ जार कॉन्सेप्ट टेस्ट की। लेट्स से आप क्वेश्चन पूछते हैं वुड यू बाय पास्ता इन अ जार इफ़ इट वर लोकली अवेलेबल। तो पहले से अगर पास्ता जो है वो सेलोफेन पैकिंग में अवेलेबल है और अब वो जार की पैकिंग में भी अवेलेबल हो, उसके बारे में ये सवाल पूछ रहे हैं। तो यहाँ आपने पास्ता इन अ जार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दी, लिहाजा ज़्यादा चांसेस हैं कि जो लोग पास्ता ख़रीदेंगे वो यहाँ पे येस का आंसर जो है वो दे सकते हैं, जो कि एक एग्जैजरेशन हो सकती है। इसी सवाल को सही अंदाज में कैसे पूछा जाए ये नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरीके से है, इफ़ पास्ता इन अ जार एंड द सेलोफेन पैक यू करंटली यूज़ वर बोथ अवेलेबल लोकली, वुड यू बाय ओनली द cellophane packed pasta, buy only the pasta in a jar product, buy both products। देखें इस सवाल को आपने तीन ऑप्शंस के साथ जो है वो रिलेट कर दी है। पिछली स्लाइड पे मैंने दोनों तरह की पैकिंग्स दिखाई हैं, पास्ता इन अ जार की पैकिंग भी है और सेलोफेन पैकिंग भी है। अब यहाँ आप रिस्पोंडेंट से पूछ रहे हैं कि अगर पास्ता इन अ जार और सेलोफेन पैक दोनों तरह की पैकिंग्स अवेलेबल हैं तो आप सिर्फ सेलोफेन पैकिंग ख़रीदना पसंद करेंगे जो वो पहले से कर रहे हैं, या वो पास्ता इन अ जार प्रोडक्ट को यूज़ करना पसंद करेंगे, या डिपेंडिंग अपॉन द नीड वो दोनों तरह की पैकिंग्स जो है वो ख़रीद सकते हैं। अब यहाँ देखें कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो तीनों ऑप्शंस में अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑप्ट करेंगे, लिहाजा वो जो एग्जैजरेशन पहले सवाल पूछने की वजह से आ रही थी जिसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं था, उसके रिस्पॉन्सेस में और ये सेकंड क्वेश्चन जिसमें आपने तीन मुख्तलिफ जो है वो अल्टरनेटिव्स दे दिए हैं, इसके रिस्पॉन्सेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। उसमें एग्जैजरेशन थी लेकिन इसमें चांसेस हैं कि आपको जो ट्रू रिएक्शंस हैं रिस्पोंडेंट्स के वो मिलेंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर सूरत है। अच्छा, समटाइम्स हम ये करते हैं कि जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं उनको अलर्ट रखने के लिए कुछ रिवर्स या नेगेटिव क्वेश्चंस जो है वो ऐड कर देते हैं। रिवर्स या नेगेटिव क्वेश्चन से मुराद ये होती है कि जो हमारे पॉजिटिवली वर्डेड क्वेश्चंस हैं उनको रीस्टेट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखें, ब्रांड जी ऑफर्स सुपीरियर क्वालिटी, और इसमें हमने 5 ऑप्शंस दी थी स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री तक, और रिस्पोंडेंट ने इसको 4 पे सिलेक्ट किया, यानी वो इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं। हमने इसी पॉजिटिव स्टेटमेंट को रीस्टेट किया, हमने इसे रिवर्स बना दिया या नेगेटिव बना दिया और ये स्टेटमेंट बन गई क्वालिटी ऑफ ब्रांड जी इज़ नॉट वेरी गुड। अब ये पहले का बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर ये पहले का सिर्फ ऑपोजिट है तो फिर जो रिस्पोंडेंट का आंसर है वो भी चेंज होना चाहिए, वो भी ऑपोजिट होना चाहिए। यानी जो 4 था पहला उसका एग्री, उसका ऑपोजिट 2 बनता है यानी डिसएग्री। तो अगर वो डिसएग्री को टिक करेगा तो ये एक सही रिस्पांस माना जाएगा। तो ये उसको अलर्ट भी रखेगा कि वो सिर्फ ऐसा ही ना हो कि एग्री कोई सबको टिक करता जाए। जहाँ पे नेगेटिवली वर्डेड क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे उसका रिस्पांस भी अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए। क्वेश्चनर डिज़ाइन स्टेप 7, और इस स्टेप में हम देखेंगे कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरतीब या उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ओपनिंग क्वेश्चंस की, बिकॉज के ये बड़े क्रूशल क्वेश्चंस होते हैं रिस्पोंडेंट का जो कोऑपरेशन है उसका कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। इसीलिए इन क्वेश्चंस को सिंपल होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, ये ज़्यादा टफ ना हो। और यूजुअली हम जो क्वेश्चंस की इब्तिदा करते हैं वो रिस्पोंडेंट्स के ओपिनियन के बारे में पूछ के करते हैं, क्योंकि हर बंदा जो है उसे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना वो पसंद होता है। तो एक ओपिनियन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्टिंग के लिए अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं।
अच्छा, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको पूछने की हमें ज़रूरत नहीं होती और ना ही हम उनको एनालाइज करते हैं, लेकिन उन सिंपल या इजी क्वेश्चंस को हम स्टार्टिंग क्वेश्चंस के तौर पे यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो रिस्पोंडेंट है उसको एक ईज़ प्रोवाइड की जा सके, उसको एक कॉन्फिडेंस दिया जा सके आगे आने वाले सवालों के जवाब देने के लिए। अगर हमारे क्वेश्चनेयर में कोई क्वालिफाइंग क्वेश्चंस मौजूद हों तो हम हमेशा सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे टारगेट रिस्पोंडेंट्स को बाकी लोगों से अलग करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं जो स्मोकर्स हैं उनसे, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जिसे हम क्वालिफाइंग क्वेश्चन कहेंगे वो ये होगा, डू यू स्मोक? और सिर्फ उसी सूरत में हम बाकी सवाल पूछेंगे अगर वो इसका आंसर येस में देते हैं। क्वेश्चनियर के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्टली हमारे रिसर्च प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड है और हम जो मुख्तलिफ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं वो इसी को एड्रेस करने के लिए पूछते हैं। दूसरी जो टाइप है इसकी वो क्लासिफिकेशन इन्फॉर्मेशन है जो कि सोशियो इकोनॉमिक या डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पोंडेंट्स के बारे में बताती है, जैसे उसका एज ग्रुप क्या है, इनकम ग्रुप क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, या इस तरह के और भी सवाल हो सकते हैं। और तीसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जिसमें हम रिस्पोंडेंट्स के नाम या उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछ सकते हैं ताकि हम समटाइम्स जो रिज़ल्ट्स हैं हम उनके साथ शेयर कर सकें, या अगर हमने कोई इंसेंटिव्स उस क्वेश्चनर को फिल करने या इंटरव्यू देने के लिए कोई इंसेंटिव्स अगर हमने प्रॉमिस किए हैं तो वो उन लोगों तक पहुंचाए जा सकें। ऐसे तमाम क्वेश्चंस जो सेंसिटिव हों, एम्बैरेसिंग हों, कॉम्प्लेक्स हों या डल हों, उन्हें हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कहते हैं और इन्हें हमेशा जो सीक्वेंस के एंड पे रखना चाहिए, इन्हें बाद में पूछना चाहिए। इससे पहले हमें जो एक रिलेशन है रिस्पोंडेंट के साथ वो बिल्ड कर लेना चाहिए बाय आस्किंग द सिंपल एंड इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। उसके लिए हम फनल अप्रोच यूज़ करते हैं। फनल अप्रोच जो है वो बताती है कि आपने पहले जनरल क्वेश्चंस पूछने हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस की तरफ आते जाना है। तो जो जनरल और ब्रॉड क्वेश्चंस हैं ये रिस्पोंडेंट को एक ईज़ देंगे, ये एक फ्रेंडली क्वेश्चंस होंगे उनके लिए, और जब वो मुतमिन हो जाएंगे, जब उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब उनके साथ हमारा एक फ्रेंडली रिलेशन जो है वो कायम हो जाएगा, तो फिर जब हम टफ़ क्वेश्चंस पूछेंगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, तो चांसेस हैं कि वो उनके भी सही तरीके से हमें जवाब दे देंगे। फिर फनल अप्रोच को यूज़ करने की एक कॉमन सेंस भी है कि आप पहले जनरल क्वेश्चंस पूछें और उसके बाद आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस की तरफ आएँ। जैसे यहाँ पे देखें, क्वेश्चन 1 में आपने पूछा, व्हाट कंसिडरेशंस आर इम्पॉर्टेंट टू यू इन सेलेक्टिंग अ बैंक। ये एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है कि रिस्पोंडेंट ने किसी बैंक को सिलेक्ट करना है तो वो किन किन फैक्टर्स को ज़हन में रखेगा। फिर दूसरा सवाल आपने पूछा, इन सेलेक्टिंग अ बैंक हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ कन्वीनियंस ऑफ लोकेशन। लोकेशन कितनी ज़्यादा मैटर करती है। अब ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो देखें पहले में वो आपको बहुत सारी कंसिडरेशंस बताएगा और दूसरे में वो कन्वीनियंस ऑफ लोकेशन की वेटेज के बारे में बात करेगा, जो कि आपका मकसद था। अब अगर आप इसकी तरतीब बदल दें, आप जो सेकंड क्वेश्चन है उसको पहले ले आएँ और दूसरा जो पहला सवाल था उसको आप बाद में पूछें, तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि जो रिस्पोंडेंट है उसको क्वेश्चन से पहले क्लू मिल चुका है कि कन्वीनियंस ऑफ लोकेशन जो है यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है, जो कि हो सकता है कि उसके नज़दीक ना होती, उसके नज़दीक हो सकता है कोई और वेरिएबल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता, लेकिन चूँकि हमने सवाल की जो तरतीब है वो बदल दी तो उसको एक क्लू मिल गया, तो वो चांसेस हैं कि इसी क्लू की बेस पे आपको रिस्पांस दे देगा। तो पता ये चला कि क्वेश्चंस को एक लॉजिकल ऑर्डर में पूछने की ज़रूरत होती है। फिर एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो एक ही जगह पे पूछे जाने चाहिए। फिर कोई नया टॉपिक आ जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे।
तो जब आप मुख्तलिफ टॉपिक्स को स्विच करते हैं तो उसमें एक ट्रांजिशनल फ्रेज ज़रूर आना चाहिए जिसमें आप बताएं कि हम इस सेक्शन में अब इस टॉपिक पे सवाल करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल इन दिस सेक्शन वी आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर परचेज ऑफ अ न्यू कार इन द लास्ट 6 मंथ्स, ताकि रिस्पोंडेंट अपने आप को जहनी तौर पे तैयार कर ले कि पहले जो उससे सवाल पूछे गए वो किसी और टॉपिक से रिलेटेड थे और अब वो किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड आंसर्स जो है वो देगा।